हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट के अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जो है चिंतन या थिंकिंग के बारे में। हम जानेंगे चिंतन क्या है, चिंतन की प्रकृति क्या है, चिंतन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है चिंतन का की प्रकृति क्या है, चिंतन की प्रकृति क्या है। उसके बाद अभिसारी अपसारी चिंतन का वर्णन कीजिए। अभिसारी अपसारी मतलब ये चिंतन के प्रकार है। ठीक है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, चिंतन की प्रकृति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के बेस पे हम अपनी जो श्रृंखला उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा क्या बताया गया। सबसे प्रकृति से जानने से पहले हम पहले उसका अर्थ जान लेते हैं कि चिंतन का अर्थ क्या है। उसके बेस पे हम उसकी प्रकृति को भी जान लेंगे। ठीक है, चिंतन की बात करें तो चिंतन क्या है, एक प्रकार का व्यवहार। चिंतन समझ थिंकिंग, जब हम किसी विषय में सोच रहे होते हैं तो उसको कहते हैं चिंतन। एक चिंता होता है। चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ के बारे में वैल्यूएबल सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तो वो चिंतन है। चिंता जो घटनाएं घट गई उसके बारे में हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, अब हम उसको सही नहीं कर सकते या कोई सॉल्यूशन उसके बारे में नहीं निकला, तो वो क्या हो गई, चिंता हो गई है। तो ठीक है, तो चिंतन क्या है, एक व्यवहार है जो प्राय आंतरिक होता है, हमारे अंदर होता है या छिपा हुआ होता है। ठीक है, जो आंतरिक होता है और क्या होता है, छिपा हुआ होता है, तथा इसमें आमतौर पर संकेत यानी सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या संकेत होते हैं। संकेत मतलब क्या हो गया, जैसे इमेज हो गया। जैसे हम सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई इमेज बन रही है। ठीक है, जैसे माना हम किसी पेड़ के बारे में सोच रहे, आम के पेड़ के बारे में सोचते, तो हमारे दिमाग में आम के पेड़ की इमेज बन, साथ में आम की भी बन रही है। हम गाय के बारे में सोचते हैं, गाय की बनती है। कोई प्रतिमा बनती है या कोई विचार होता है। हम किसी समस्या को लेकर सोच रहे हैं होते हैं। जैसे मानो किसी को बुखार आ गया तो हम ये सोचेंगे, अरे यार उसे बुखार आ गया, अपने आप ठीक हो जाएगा क्या, मेडिकल से दवाई लाऊं या डॉक्टर से कंसल्ट करूं, कि घर में मेरे पास पैरासीटामोल पड़ी वही दे दूं, उसे देख लूं, क्या पता एक रात का बुखार हो, है ना। तो ये सब क्या है, विचार है। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो वो सब क्या है, हमारे चिंता है। और चिंता, ये सब क्या है, चिंता के क्या है, हमारे लिए संकेत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत्यादि चिंता जो है सिर और मस्तिष्क तक ही सीमित है। चिंता माने हम सोचते हैं, जब हम थिंकिंग करें तो हम किससे करें, दिमाग से करें, यानी सर से करें। लेकिन सिर्फ सर ही या सिर्फ मस्तिष्क हमारा इसमें शामिल नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि मस्तिष्क मुख्य अंग है चिंतन के लिए, लेकिन सिर्फ ये शामिल नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, पूरा शरीर जो है हमारा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे जब हम सोच रहे तो हमारी मांसपेशियां काम कर रही होती है ना, हमारे दिमाग में कोई इमेज बन रही होती है। इमेज बनने का मतलब हमने आंखों से उसको कभी ना कभी देखा हुआ होता है, तो हमारा पूरा शरीर उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। निस्संदेह मस्तिष्क चिंतन और तर्क के लिए प्राथमिक अंग है, लेकिन चिंतन के दौरान मांसपेशियों की क्रिया, हमारी मांसपेशियां जब एक्टिविटी जो करती हैं, हमें यह सुझाव देती हैं कि शरीर के कई भाग मस्तिष्क के साथ सहयोग करते। जब हम अच्छे से चिंतन कर रहे हैं, मतलब हमारे शरीर के कई भाग जो है इसमें सहयोग कर करते हैं। ऐसे समझिए, जब हमारी तबीयत खराब है माना, और हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारा शरीर पूरा एनर्जेटिक नहीं है, क्या हम उस समय चिंतन कर पाते हैं अच्छे से? नहीं। हम थोड़ा सा अगर किसी चीज़ के बारे में भी सोचे, उसके बाद हमारा ध्यान भटक जाता है, हम मोस्टली सोए हुए रहते हैं, है ना, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। तो मतलब ये है कि चिंतन के लिए हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स भी उसमें भाग लेते हैं। तो इसे सबसे उच्च बौद्धिक क्रिया है, मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टिविटी संकेत है। सब मतलब चिंतन की सबसे ऊंची क्रिया है वो क्या है, संकेत की सहायता से संपर्क की जाती है, मतलब जो संपन्न की जाती है। जो हमारी सबसे उच्च बौद्धिक क्रिया है, यानी जो बौद्धिक क्रिया है वो किसके माध्यम से संपन्न की जाती है, संकेतों के माध्यम, या कि इमेज के द्वारा किसी थॉट्स के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। 2-3 डेफिनेशन है। ये वाली डेफिनेशन मुझे थोड़ा टफ लगी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है इसमें, तो मैंने नेक्स्ट वाली दो जो डेफिनेशन है उनको चुना है। पहली जो डेफिनेशन है वो है ग्रेट के अनुसार। आप चाहें तो उसको भी लर्न कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, बट मुझे जो ज़्यादा रिलेवेंट और बेटर लगी है मैंने उसको चुना है। वैसे हम पेपर में 100% नहीं लिखते हैं, हमें लिमिटेड रहता है, हम ज़्यादा 150 वर्ड लिखने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी घचपच याद करके इतना कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। चलो देख लेते हैं। ग्रेड के अनुसार चिंतन
वह व्यवहार है जो प्राय छिपा हुआ होता है। इसमें अर्थ से ही ये डेफिनेशन निकल जाती है, इसलिए मैंने इसको लेना ज़्यादा उचित समझा है। चिंतन वह व्यवहार जो प्राय छिपा हुआ होता है। क्या हमारे शरीर के बाहर दिख रहा होता है? जब हम किसी विषय में चिंतन करें, क्या दूसरे को पता होता है कि हम क्या सोच रहे? नहीं। तो इसलिए बोला क्या है, छिपा हुआ है, छिपा हुआ होता है। और इसमें आम तौर पर संकेत जैसे प्रतिमा, विचार, संप्रदाय का प्रयोग होता है। चिंतन में क्या होता है, आमतौर पे संकेतों का प्रयोग होता है। किसने दी? ग्रेट ने। आप कैसे याद रख सकते हैं? आप ऐसे याद रखना कि जब हम अच्छे से चिंतन करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम ग्रेट बन जाते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। अगला है गिलमर। ठीक है, गिलमर की बात करें। गिलमर ने चिंतन को समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। गिलमर ने कहा है चिंतन क्या समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, परिभाषित क्या है? जिसमें हम प्रत्यक्ष स्पष्ट व्यवहार के स्थान पर विचारों या संकेतों का प्रयोग करते, जिसमें डायरेक्ट व्यवहार नहीं करते हम। कोई समस्या है तो हम ये नहीं उस समस्या के लेके कोई एक्टिविटी करने चले गए या बाहर कोई व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि हम उसके लेके के किसी विचार या संकेतों का प्रयोग करते हैं। किसने कहा है? ये गिलमर ने कहा है। गिलमर कैसे याद रखोगे? अगर हमें बहुत ज़्यादा समस्या है तो हो सकता है हम क्या है, मर जाएं। तो इस तरह से आप कुछ भी मतलब उटपटांग सा बना के ऐसा कुछ जिससे आप याद रहे तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं चिंतन की प्रकृति। उसके अर्थ के आधार पर हम देखेंगे चिंतन की प्रकृति क्या है, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चिंतन पहला यही है कि आंतरिक होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, अर्थ में ही छिपा हुआ था, अर्थ से हमें पता चल गया। चिंतन में मस्तिष्क सिर तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें सारा शरीर क्या होता है आपका, संलिप्त होता है, यानी कि इन्वॉल्व होता है। चिंतन क्रिया में मस्तिष्क प्राथमिक क्रिया होते हैं या मस्तिष्क मुख्य भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क है हमारा, मेंटल लेवल सही है तभी जाके हम अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। चिंतन में क्या होता है, संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिमा हो गया, इमेज हो गया, विचार हो गया, संप्रत्यय हो गए। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पहुँचते हैं पांचवी की बात करें। चिंतन एक निरंतर क्रिया है। चिंतन लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा और कल हमने सोचना बंद किया, ऐसा नहीं। हमारे दिमाग में लगातार चिंतन चलता रहता है। वर्षकों में चिंतन में भाषा का प्रयोग होता है। जो आवश्यक हो जाते हैं, जिन्हें भाषा अच्छे से आती है, जैसे हम आप लोग हैं, तो हम इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनमें भी चिंतन चल रहा होता है, तो उस समय वो भाषा का प्रयोग ना करके ज़्यादा करके क्या प्रतिमाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात चिंतन भाषा और संकेतात्मक। चिंतन कैसे, भाषा एक भाषा है या संकेत है। ठीक है, भाषा विचारों को रूप प्रदान करते हैं। जब भाषा होते हैं तो इससे हमारे क्या होते हैं, नए नए विचार बनते हैं और जो हमें चिंतन में सहायता करते हैं। चिंतन का प्रभावशाली विश्लेषण कठिन है। अगर हम चिंतन का विश्लेषण करने बैठे कि चिंतन ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक छिपी हुई क्रिया बाहर नहीं दिखती है, तो हम एनालाइज नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, चिंतन हमारे सभी जागृत क्षणों और सोए हुए समय में होता है। चिंतन हमें जागृत में तो होता ही होता है, सभी जानते हैं, लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब भी चिंतन होता है। कभी कभी हमें सपने आ रहे तो हमें ऐसा लगता है कि हम सपनों में उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम बाहर भी बोलते हैं। कहीं कहीं हम अर्ध निद्रा में होता है और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे दिमाग में चल रही होती है। मीन्स दैट हमारा उस समय क्या, हमारा दिमाग क्या है, चिंतन कर रहा है, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगला बाल्यकाल का चिंतन अक्रमबद्ध होता है। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो एक सिस्टमेटिक नहीं होता, बल्कि अनसिस्टम होते, कुछ भी सोचने लगते हैं, कहीं से भी सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चिंतन दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और विश्वासों से प्रभावित। जो हमारा चिंतन होता है वो हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड कैसे है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम उनके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो हम ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पूर्वाग्रह के हमारे पुराने जो क्या कह सकते हैं अनुभव रहे हैं वो कैसे, अगर हमारे अच्छे अनुभव हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमेशा उस चीज़ को लेके हम भविष्य में भी अच्छे सोचते हैं। अगर हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, आस पड़ोस ने बहुत प्यार किया, हमें बहुत सपोर्ट कराए, तो हम सोचेंगे लोग अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, आस पड़ोस अच्छा होता है। बट वहीं अगर हमारे पेरेंट्स
दादा दादी, चाचा चाची, आस पड़ोस ने हमें बचपन में बहुत सारा क्रिटिसाइज़ करा है, हमें बहुत सपोर्ट नहीं किया या हमें बहुत प्यार नहीं किया जाता था, तो हमारा जो अनुभव होगा या हमारा जो एटीट्यूड होगा वो नकारात्मक हो जाए। हम कहेंगे नहीं, फैमिली फालतू का बंधन है और आसपास के लोग अच्छे नहीं होते, लोग अच्छे नहीं हैं, अकेला रहना चाहिए, अपने मतलब के लिए जीना चाहिए, दूसरों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदा दूसरों की हेल्प करने की। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब बनता है जैसे हमारे पूर्वाग्रह मतलब जो हमारे पुराने अनुभव हैं, ठीक है। विश्वास, जैसे हम बिलीव करते हैं, अगर हम भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण होगा, जो सोचने का तरीका, उस हिसाब से सोच, अगर हम नास्तिक हैं तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। वास्तविक चिंतन सृजनात्मक और कलात्मक का दृश्य प्रस्तुत करता है। वास्तविक का चिंतन जो है उसमें सृजनात्मकता भी होती है और कलात्मकता भी होती है। वहीं बाल्यावस्था का कैसा होता है, असिस्टमेटिक होता है, ठीक है। चिंतन जो रियल थिंकिंग है, रिकॉल थिंकिंग है, और जो काल्पनिक थिंकिंग है, उन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। चिंतन दो प्रकार का होता है इसके अकॉर्डिंग। एक तो क्या, रिकॉल थिंकिंग, जो मतलब हमारी पुरानी चीज़ों को रिकॉल करें, उनको याद करें। दूसरा है काल्पनिक चिंतन, ठीक है, कल्पना करने, अर्थात रिकॉल थिंकिंग की बात करें तो भूतकाल की चीज़ों का वर्णन करना। जब हम जो हमारे साथ पहले जो बचपन में घट गया, हम अरे बचपन में स्कूल जाती थी, मैंने ऐसा गेम खेला, मेरे ऐसे दोस्त थे, तो वो क्या है, भूतकाल चिंतन। या हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी तो हम उसके बारे में सबको बताते रहते हैं, तो वो क्या है, भूतकाल चिंतन है। दूसरा है काल्पनिक चिंतन, ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में बातें करना जो कि कभी घटी ही नहीं है, ना कभी घटने वाली हैं, तो उनके बारे में बस हम बातें कर, कल्पना कर करके बता रहे होते हैं, तो वो क्या हमारी काल्पनिक चिंतन है। अगला पॉइंट है, चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या से होता है। हम किसी चीज़ में चिंतन कब करते हैं, जब वो समस्या के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। चिंतन की प्रकृति ज्ञानात्मक होती है। चिंतन से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम चिंतन करते हैं, किसी समस्या का समाधान करेंगे, तो उस चीज़ से लेके हमें क्या नॉलेज प्राप्त होती है। जैसे कि माना ऐसे समझिए, हमें बुखार आ रहा है, हमें बुखार के विषय में कुछ भी नहीं पता, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया। अब हमें बुखार आ रहा है, हम चिंता करें, अरे मेरी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखाती हूँ, है ना। डॉक्टर ने चेक करा, उसने थर्मामीटर लगाया, फिर हमें पता चला अरे अच्छा बुखार था मुझे, उसने डॉक्टर ने एक डिवाइस लगाया जिससे थर्मामीटर कहते, उससे मेरा टेम्परेचर पता चला जो कि बढ़ा हुआ था, 98 था, 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, मेरे का 102 था। मतलब मेरी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, 97 98 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि बढ़ के 102 हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चले, चिंतन के द्वारा पता चलती हैं, ठीक है। चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अगर अच्छा आप सोच रहे होंगे नहीं ये तो डॉक्टर ने क्रिया करी तब जाके पता चली, चिंतन से ज्ञानात्मक कैसे, अगर वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर ने उससे थर्मामीटर लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं, अरे क्या लगा है, ठीक है जो लगा रहा है ठीक है। डॉक्टर ने बोला तुम्हें बुखार है, उसने देखा ही नहीं टेम्परेचर कितना होता है, उसने उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं किया, उसका नॉलेज बढ़ता नहीं। उसने देखा 102, डॉक्टर ने बोला 102 बुखार, उसमें 102 कैसे, क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या इतना होता है, फिर उसने जानने की कोशिश, हमारा सामान्य बॉडी टेम्परेचर इतना होता है, अच्छा इतना बड़ा हुआ था तब 102 पहुँच गया। तो इस तरह से, ठीक है, ये ना सोचना है कि अरे रोज साहब तो डॉक्टर ने कहा तो उसने चिंतन की क्या बात हुई उसमें, ठीक है। चिंतन नए संबंधों की खोज है। चिंतन से क्या, नए संबंधों की खोज होती है, जिसका परिणाम समस्या समाधान के रूप में मिलता है। जैसे हमने किसी समस्या का समाधान करा तो हमें एक नई चीज़ का, तो वो क्या, संबंधों की खोज होगी। मतलब जो हमारा पुराना नॉलेज है उसमें नए नॉलेज का क्या हो गया, जुड़ गया, नए नॉलेज की संबंध हो गया उसमें। चिंतन और कल्पना को अलग नहीं किया जा सकता। जो चिंतन है उसको कल्पना से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो हम काल्पनिक रूप से नई नई चीज़ें सोच रहे, ये कर सकते हैं तो शायद ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर उसने काम नहीं किया फिर हम दूसरी चीज़ सोचते हैं, तो मतलब कल्पना को चिंतन से अलग किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। चिंतन प्रेरक केंद्रित होता है। चिंतन क्या, मोटिव होता है। अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारा होगा, बिना उद्देश्य के हम फालतू में चिंतन नहीं करते। चिंतन का आवश्यकताओं आदि के बिना अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चिंतन की आवश्यकताओं आदि के बिना अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चिंतन की जो आवश्यकता है उनके बिना, जब तक कोई आवश्यकता नहीं है तब तक चिंतन का क्या नहीं किया जा सकता, अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा अगला है चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार की बात करें, चिंतन के दो प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं अभिसारी चिंतन, दूसरा है हमारा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन की बात करें
अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसकी आवश्यकता समस्या के समाधान में पड़ती है। जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या पड़ रही होती है, अभिसारी चिंतन की आवश्यकता पड़ रही होती है। ठीक है, तो जिस समस्या का केवल एक ही सही उत्तर होता है, उस समस्या का केवल एक ही सही उत्तर होगा, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहेंगे। और ये मन के अनुमुखी भी हो सकता है। आप ऐसे समझे जैसे हमने घर में कोई प्लांट लगाया था, तो प्लांट सूख गया है, तो अब वो प्लांट क्यों सूखा है, हमारी समस्या क्या है, प्लांट सूख गया है, उसका समाधान क्या होना चाहिए कि क्यों सूखा, क्या रीजन है इसके सूखने का, है ना। तो हमने देखा, हमने सर्च करा, नहीं इसमें पानी भी प्रॉपर डाला था, खाद भी प्रॉपर डाला था, क्या हुआ, फिर हमें पता चला कि इसमें कीड़ी लग गई। तो हमें एक ही आंसर था कि इसमें कीड़ा लग गया था, इसलिए ये प्लांट सूखने पे आ गया है। अगर पूरा तरह नहीं सूखा होगा तो हम क्या, प्लांट पे कीड़े मारने की दवाई डालेंगे, दोबारा से उसमें प्रॉपर पानी, खाद पानी देंगे, तो वो क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसका केवल एक ही आंसर निकले, एक ही समाधान होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि चिंतन जो किसी समस्या के समाधान के लिए एक सही उत्तर की ओर निर्देशित होता है, किसी समस्या के समाधान के लिए एक ही सही उत्तर बताता है, वो क्या हमारा अभिसारी चिंतन है। इसके विपरीत होता है हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब फैला हुआ। ठीक है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या मतलब, अलग अलग साइड से जब हम उसको लेते हैं, ठीक है, फैला हुआ, यहाँ से भी कुछ चीज़ आ रही है, यहाँ से भी कुछ चीज़ आ रही है ना, अलग अलग साइड से हम लेके फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन एक मुक्त चिंतन है, फ्री चिंतन है। हम हर साइड से बहुत सारे विचार, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम उसमें ढूंढ सकते हैं, एक ही समस्या के बहुत सारे समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जहाँ व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न या समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। ठीक है, जैसे अनेक उत्तर, जैसे मतलब अगर प्लांट को ही लें, ठीक है, प्लांट सूखने पे आ गया, हमने अनेक उत्तर सोचे, इसमें पानी की कमी थी, खाद की भी कमी रह गई, और साथ में इसमें कीड़ा भी लग गया, तो ये इसके बहुत सारे क्या थे, हमारे समस्या के समाधान थे, ये सब समस्याएं थी, ये सब प्रॉब्लम्स, इसलिए हमारा पेड़ सूखने, हमने इन सब का समाधान, हम पानी प्रॉपर देने लगे, खाद प्रॉपर देने लगे, कीड़े मारने की दवाई डाल दी, तो हमारा पेड़ क्या हो गया, उग गया। ठीक है, हरा भरा हो गया। वहाँ क्या एक ही था रीजन, उसका एक ही आंसर था कि कीड़ा लग गया भाई, इसलिए वो पेड़ नहीं हरा भरा हो पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार चिंतन नवीन और मौलिक विचारों से को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जो अपसारी चिंतन होते हैं, इससे हमें नए नए विचार और मौलिक विचार क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हम नई नई तरीकों से सोचने की कोशिश करते हैं। अपसारी चिंतन की विशेषता में शामिल, अपसारी चिंतन की विशेषता है चिंतन प्रभाव, हम लगातार सोचते रहते हैं। लचीलापन, हमारे चिंतन में लचीलापन होना चाहिए, मतलब किसी समस्या का हमने एक समाधान ढूंढा, बट हमें कोई दूसरा समाधान भी मिल गया, वो उससे बेटर है, तो हम अपने जो पहले वाले समाधान है उसकी जगह पे दूसरा वाला समाधान करने की कोशिश करेंगे, या हम दोनों को मिला जुला के एक अच्छा तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमने पहले ये समाधान ढूंढे, नहीं भाई हम यही सही है, हम यही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क नहीं होता है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, मौलिकता होती है, यानी कि वो सच में होता है, ओरिजिनलिटी होती है उसमें, ऐसा नहीं कि फेक हो जाए या कुछ भी। विस्तार होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा फैली हुई क्षेत्रों से हम सोचते हैं, इसीलिए तो ये क्या है, इसीलिए नाम दिया गया है अपसारी। अतः अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन है जो मौलिक और आविष्कारशील और लचीला होता है। कैसा होता है, मौलिक होता है, आविष्कारशील होता है और लचीला होता है। ऐसे पर्सन जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, अपसारी चिंतन में क्या होता है, एक ही पर्सन के कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, और उन सभी प्रकार के प्रश्नों को खोजने के लिए हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे माना हमें बुखार आया, अब मुझे बुखार आया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे पैरासीटामोल खाने ही तभी ठीक होगा। तो बुखार आया तो मतलब एक ही रटा रटा आंसर है कि पैरासीटामोल खानी है। ठीक है, बट अगर पेट में दर्द होगा तो कई सारे आंसर हम ढूंढ सकते, हम सोचते हैं कि हमने ओवर ईटिंग कर ली, चलो आज हम क्या खाना नहीं खाएंगे, है ना। हो सकता है कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया होगा, गंदा खाना खा लिया होगा, इसलिए बुखार आया, तो हम क्या खाएंगे,
तो उस कंटामिनेट फूड को खाने के लिए हम उस हिसाब से दवाई खाएंगे, या हमें पेचिस लग गया तो हम अलग टाइप की दवाई खाएंगे, हमारा पेट क्या हो गया, या हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हम अलग तरह की दवाई खाएंगे। यानी पेट दर्द एक समस्या थी, उसके समाधान बहुत सारे थे, उसके रीजन क्या है बहुत सारे थे, हम बहुत सारे तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अपसारी चिंतन। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको कुछ हमारे जो लेक्चर है अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।